हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस सुगम जाजू एंड हम लोग देख रहे थे प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एक्ट 1988। हम लोग ऑलरेडी दो पार्ट देख चुके हैं। उसके पहले दो पार्ट, पहले पार्ट में हमने डेफिनेशन देखी थी जो कि इस चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेसिकली चैप्टर का कोर सिर्फ डेफिनेशन में बसता है। एंड सेकेंड पार्ट में हमने थोड़े से प्रोसीजरल सेक्शंस देखे थे। आज हम उसके आगे के सेक्शन देखें। अगर आपने मेरे फर्स्ट दो पार्ट नहीं देखे हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, आप पहले वो देख कर आइए, नहीं तो आपको ये समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर देन। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 26 से। पार्टीज टू बी इशूड नोटिस ऑन रिसिप्ट ऑफ रेफरेंस अंडर सेक्शन 24। सेक्शन 24 में किस चीज का रेफरेंस था? पेज पलटा के देख लो। ठीक है, नहीं याद है तो वहां पे से लाइन ड्रॉ करके ऊपर लिखो IO टू AA। ठीक है, इनिशिएटिंग ऑफिसर देगा, रेफर करेगा AA को। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल इश्यू अ नोटिस। पहले इनिशिएटिंग ऑफिसर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को नोटिस देगा, फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नोटिस देगी किसे? टू फर्निश डॉक्यूमेंट्स पर्टिकुलर्स और एविडेंस एज इज नेसेसरी। वो बोलेगी कि भैया आप डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस और जो भी चीजें उसको लगती है वो सब लाके दो। किसे बोलेगी? पर्सन स्पेसिफाइड एज बेनामीदार, जो बेनामीदार है वो। बेनिफिशियल ओनर, अगर पता है बेनिफिशियल ओनर कौन है तो हम उसे भी देंगे। इंटरेस्टेड पार्टी और बैंकिंग कंपनी, अगर मान लो उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी ने लोन ले रखा है या फिर वो प्रॉपर्टी कहीं मॉर्गेज है किसी बैंक के पास, तो हम उसे भी नोटिस इशू करेंगे। क्या भाई आप अपना भी पक्ष रखो। एनी पर्सन who has claim in respect of the property, या फिर कोई दूसरा ही चाचा का लड़का, मासी का लड़का, बुआ का लड़का, किसी का, या फिर कोई तीसरा ही बंदा आके बोल रहा है ये प्रॉपर्टी किसी की नहीं है, बेनामीदार की भी नहीं है, बेनिफिशियल ओनर की भी नहीं है, बैंक की है, मेरी है। ठीक है, ऐसा कोई आके थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी आके कोई बोल रही है तो हम उसे भी नोटिस इशू करेंगे कि भाई हम इसे बेनामी कंसिडर कर रहे हैं, तू भी आके बोल रहे थे, वो जो बोल रहे हैं हम तेरी भी सुनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? इनिशिएटिंग ऑफिसर सेक्शन 24 में AA को नोटिस देगा, रेफर करेगा, फिर AA जो है वो इन चारों को नोटिस रेफर करेगी सेक्शन 26 में। ये हम करेंगे, पूरा चार्ट करेंगे, क्योंकि ये शुरू कहां से होता है मैं बताता हूं। ये IO से शुरू होता है, फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसके बाद में फिर हाई कोर्ट। इसके अलग अलग सेक्शन है, अलग अलग टाइम लिमिट्स है। तो हम जब हाई कोर्ट करेंगे ना, तब मैं आपको एक चार्ट बना के दे दूंगा जिसके अंदर पूरा फ्लो पता चल जाएगा और कौन कितने दिनों में जजमेंट देगा ये भी पता चल जाएगा। उसके बाद में किसको आगे कितने दिन में अपील करनी है उसमें वो भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मास्टर चार्ट रहेगा आपका अपील का। सेम टू सेम हमने रेरा में भी किया था। तो मेरी आप लोग से एक ही एडवाइस है कि रेरा का भी आप चार्ट बना के कहीं चिपका लो बुक के अंदर। तो कैसा, अगर उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए तो फट से चार्ट देख के MCQ टिक किया, फट से चार्ट देख के हमने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, टाइम पीरियड फॉर इश्यू ऑफ नोटिस प्रोवाइडेड दैट द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल इशू अ नोटिस विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 डेज कब से? जब 24 का रेफरेंस किया, जब अंडर सेक्शन 24 ने IO ने AA को रेफर किया, उस रेफरेंस से 30 दिन के अंदर AA ने नोटिस इशू कर देनी चाहिए। प्रोवाइडेड एज ऑल्सो दैट अ नोटिस शैल प्रोवाइड अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 30 डेज टू अ पर्सन टू हुम नोटिस इज इशूड टू सॉर्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमने ऊपर देखा था 4 अलग अलग पार्टी को नोटिस दे रही है AA, तो उसमें बोल रहे हैं कि उन चारों से जो आप इंफॉर्मेशन मंगवा रहे हो ना, तो उसके लिए आप मिनिमम 30 डेज का टाइम दो। ठीक है, मिनिमम 30 डेज का। वेयर द प्रॉपर्टी इज जॉइंटली हेल्ड जॉइंटली बाय वन पर्सन, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल सर्व नोटिस टू ऑल द पर्सन। मान लो कोई एक प्रॉपर्टी है, उसके जॉइंट ओनर्स है 3-4, एक ही प्रॉपर्टी 3-4 लोगों ने साथ में मिलकर ली थी, तो बोल रहे कि अब जो 4-5 जो 3-4 ओनर है उन सबको नोटिस इशू करो। ठीक है, लेकिन उसके बाद में ये भी बोल रहे हैं कि अगर आप मान लो कोई एक पार्टनर को लेना भूल गए, मान लो कोई प्रॉपर्टी है, वही अपनी एक ही प्रॉपर्टी तो आती है हमें बनाना, 100 एकड़ का फार्म है मान लो, इसके 3 पार्टनर है ABC, उसमें बोल रहे कि AA ने सबको नोटिस इशू करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है। उसी के नीचे वो बोल रहे हैं कि चलो भैया हमें C को तो हम करना भूल गए। C पार्टनर तो था लेकिन हमने सिर्फ A और B को किया, C को हम A नोटिस इशू करना भूल गए, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी C को नोटिस इशू करना भूल गई। तो बोल रहे हैं कि सिर्फ हम नोटिस इशू करना भूल गए, इस चक्कर में हम जो पूरी प्रोसीडिंग है उसको इनवैलिड नहीं बोलेंगे। क्योंकि क्या होता है, इनकम टैक्स में बहुत बार होता है ऐसा झमेला, अगर इसको नोटिस इशू नहीं किया तो स्टार्टिंग में ही बोलते नोटिस इशू नहीं किया, पूरी प्रोसीडिंग इनवैलिड। तो PPT बनाते टाइम उन्होंने इस बातों का ध्यान रखा है कि भैया उन्होंने ऐसे प्रोविजन डाल दिए कि
मेयर हम इसको सी जो थर्ड पार्टनर है उसको नोटिस इशू करना भूल गए, उस चक्कर में हम प्रोसीडिंग को इनवैलिड नहीं मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 3, फर्दर एक्शन बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आफ्टर द इश्यू ऑफ नोटिस। अब 24 में रेफरेंस दे दिया, ए के पास आया, ए ने 4 लोगों को नोटिस दे दिया, उनका रिप्लाई आ गया, अब ए क्या करेगी वो देखेंगे। कंसिडरिंग द रिप्लाई, इफ एनी रिप्लाई आएगा उसे कंसिडर करेंगे, मेकिंग और कॉजिंग टू बी मेक सच इंक्वायरीज एंड कॉलिंग फॉर सच रिपोर्ट और एविडेंसेस, उसको जैसा सही लगता है वो ऐसी इंक्वायरी करवाएगी, जो जो एविडेंसेस लगते हैं वो एविडेंसेस मंगवाएगी, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल रिलेवेंट मटेरियल, प्रोवाइडिंग एन OOBH अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द पर्सन स्पेसिफाइड एज बेनामीदार, बेनामीदार को बोलने का मौका दिया जाएगा, आयोग को बोलने का मौका दिया जाएगा, और कोई भी बंदा जो उस प्रॉपर्टी पे क्लेम कर रहा है उन सबको बोलने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद में ये सब चीज डिसाइड करके ए अपना ऑर्डर पास करेगी, या तो बोलेगी प्रॉपर्टी बेनामी है या तो बोलेगी प्रॉपर्टी बेनामी नहीं है, तीसरा कुछ हो ही नहीं सकता। होल्डिंग द प्रॉपर्टी नॉट टू बी बेनामी प्रॉपर्टी, और उसका जो हमने अटैचमेंट किया था उसे रिवोक कर देंगे, या तो बोलेंगे कि ये बेनामी नहीं, जो अटैचमेंट किया था वो रिवोक करो, भैया जिसकी प्रॉपर्टी हो ले जाओ। होल्डिंग द प्रॉपर्टी टू बी बेनामी एंड कंफर्मिंग द अटैचमेंट, बोलेगी कि हाँ ये बेनामी है और जो अटैचमेंट है ये अटैच्ड ही रहेगी। ठीक है, तीसरा कोई सिनेरियो हो नहीं सकता। वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड दैट सम पार्ट, ठीक है सम पार्ट, पूरी नहीं, बॉक्स करो, सम पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रेफरेंस हैज बीन मेड टू हिम इज बेनामी बट इज नॉट एबल टू स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई सच पार्ट, देन ही शैल रिकॉर्ड in finding to the best of his judgment as to which part is held as बेनामी। क्या बोल रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी है, 100 एकड़ का फार्म है, इसका सम पार्ट बेनामी है, ये सुगम के नाम पे है, और है नहीं लेकिन मान लो सुगम के नाम पे है, लेकिन इसका बोलना है कि पैसा अगम ने दिया था लेकिन इसके नाम पे खरीदा, लेकिन सुगम ने भी थोड़ा सा पैसा दिया था और इसके अंदर बहुत सारे, इनके बीच में बहुत सारे दुनिया भर के ट्रांजैक्शंस हुए थे जो पता नहीं, तो हम स्पेसिफिकली असर्टन नहीं कर पा रहे इसकी 100 एकड़ खेत में का, 100 एकड़ का जो फार्म है उसमें का कौन सा पार्ट बेनामी है और कौन सा पार्ट नहीं है। ठीक है, तो अभी इस केस में क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट्स हैं, तो इस केस में वो बोल रहे हैं कि जब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को जो बेस्ट लगता है वैसा ए अपना जजमेंट दे देगी। उसके बाद देखते हैं, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके बाद बोलो कहां गया, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, where in the course of proceeding before it the adjudicating authority has reason to believe that property other than the property referred by IO is benami, it shall provisionally attach a property and such property shall be deemed to be property referred under section 24। मान लो दो प्रॉपर्टी है, एक ये मेरे पास में, ठीक है, और तो है नहीं, अज्यूम करने में क्या जाता है, उसमें से आयो ने बोला था कि ये प्रॉपर्टी ए जो है ना ये बेनामी है और इसके लिए ए में हमारा केस चल रहा है। ठीक है, लेकिन केस चलते पता चला, और इसी प्रॉपर्टी को सेक्शन 24 में आयो ने रेफर किया था, पता चला इन्वेस्टिगेशन में कि भैया ये बेनामी नहीं है, बेनामी तो ये है। ठीक है, बेनामी तो ये है, इन्वेस्टिगेशन में पता चला, ए के सामने ए देख रहा है, ए यहां से देख रहा है, आखिर ए देख रहा है सब कुछ। ठीक है, उसे पता चल गया कि भाई ये प्रॉपर्टी बेनामी नहीं है, प्रॉपर्टी ये है बेनामी, तो उन्होंने यहीं पे लिख दिया कि अगर दूसरी प्रॉपर्टी ए को दिख गया कि दूसरी प्रॉपर्टी बेनामी है तो हम इसी को मान लेंगे कि सेक्शन 24 में रेफर की थी और इसे हम बेनामी प्रॉपर्टी ट्रीट कर देंगे, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, अगर ये लाइन वो नहीं लिखते, अगर मान लो ये वाला प्रोविजन नहीं होता तो ए को दिख रहा है, अगर नहीं होता दिख रहा है ए को कि ये बेनामी है ये बेनामी नहीं है, फिर भी ए कुछ नहीं कर पाता, वापस आयो को जाके
इसके लिए सेक्शन 24 में रेफर करना होता और फिर पूरी दुनिया भर की प्रोसीजर करनी होती वापस। लेकिन उन्होंने ये क्लॉज लिख दिया, ये सेक्शन डाल दिया, उस चक्कर में उन ए के पास राइट है कि भैया ये प्रॉपर्टी में हम केस लड़ रहे थे लेकिन ये बेनामी नहीं है, इसको छोड़ो, ये प्रॉपर्टी मिली, ये बेनामी है, तो इसको पकड़ो और आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ो मतलब फाइन वगैरह जो भी प्रोसिक्यूशंस वगैरह है वो सब शुरू हो जाएंगे। पढ़ता हूं मैं वापस। इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर इट द ए हैज रीजन टू बिलीव दैट प्रॉपर्टी, मतलब कि ये अदर देन द प्रॉपर्टी रेफर्ड टू इट बाय इनिशिएटिंग ऑफिसर, मतलब कि ये प्रॉपर्टी विच इज अदर देन, पहले इसने इसको बोला था, ए ने सॉरी आईओ ने सेक्शन 24 में प्रॉपर्टी ए को रेफर किया था, लेकिन इसको पता चला कि ये तो नहीं है, ये है अदर देन प्रॉपर्टी रेफर्ड टू इन सेक्शन 24 इज बेनामी, ये बेनामी है, तो इट शैल प्रोविजनली अटैच द प्रॉपर्टी, मेरी बी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा, एंड बी ही शैल बी डीम्ड टू बी रेफर्ड अंडर सेक्शन 24। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना 3-4 स्टार। उसके बाद पढ़ते हैं, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग आइदर ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ पार्टी और सू मोटो स्ट्राइक आउट द नेम ऑफ पार्टी improperly joined or add the name of party any person who is present before the A is necessary, मतलब किसी का भी नाम वो प्रोसीडिंग में से निकाल सकती है और किसी का भी नाम वो जोड़ सकती है, किसी की एप्लीकेशन से या खुद से भी वो ऐसा कर सकती है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ए अपना ऑर्डर कितने दिनों में सुनाएगी। नो ऑर्डर शैल बी पास्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच द रेफरेंस अंडर सेक्शन 24 वाज मेड, मतलब कि मान लो 5th Jan को सेक्शन 24 का रेफरेंस आईओ ने ए को किया, ठीक है, तो ये ऑर्डर इसे पास करना होगा 5th Jan 2020 मान लेते हैं, ऑर्डर इसे पास करना होगा बिफोर 31st Jan 2021, इसका एंड ऑफ मंथ 31st Jan 2020, यहां से 1 year। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड इट। ऑल्दो इसका हम समरी फॉर्म देखेंगे जब हम हाई कोर्ट एकदम एंड वाले इसमें जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में वो बोल रहे हैं कि या तो जो भाई बेनामीदार है वो खुद आ जाए, अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेज दे, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के पार्ट से एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, वो आप पढ़ लेना, वो समझ जाएंगे। नाउ विल स्टार्ट विद सेक्शन कॉन्फिस्केशन एंड वेस्टिंग ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी। Where an order in respect of any property under section 26 has been passed, the AA shall, after giving an OOBS to the person concerned, make a confiscation of property। मतलब कि वो जो था ना कंटिन्यू द अटैचमेंट, कि भाई अगर इससे प्रॉपर्टी को मान लिया कि बेनामी है तो उसे बोलेगी कि भाई उस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर दो, प्रोवाइडेड दैट द अपील where an appeal has been filed against the order of adjudicating authority, the confiscation of property shall be subject to the order passed by appellate tribunal under section 46। ये हम बाद में देखेंगे। ये बोल रहे हैं कि मान लो ए ने बोला कि प्रॉपर्टी अटैच कर लो, लेकिन मैं बोला नहीं ये बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरी है, मैं अपीलेट ट्रिब्यूनल में चला गया, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल फिर जल्दी से डिसाइड करेगा कि प्रॉपर्टी अभी अटैच करनी चाहिए या प्रॉपर्टी बेनामीदार के पास ही रहने देनी चाहिए। फिर जो अपीलेट ट्रिब्यूनल बोलेगा वो होगा, ऑल्दो वो जजमेंट बाद में देगा, लेकिन वो जाते से केस में ये बता देगा कि प्रॉपर्टी अटैच करनी चाहिए या अभी बेनामीदार के पास ही रहेगी। देन प्रोवाइडेड फर्दर दैट कॉन्फिस्केशन शैल बी इन अकॉर्डेंस विद रूल 6। रूल 6 क्या है ये हम देखेंगे, ये हमारे सिलेबस में है। ओके, ये इसके बाद का बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, स्टार मार्क करके रखना। नन ऑफ द अफोरसेड शैल अप्लाई टू प्रॉपर्टी हेल्ड और एक्वायर्ड बाय द पर्सन from benamidar for adequate consideration prior to issue of notice under section 24 without his knowledge of having knowledge of benami transaction। तो भी क्या बोल रहा है, where an order of confiscation has been made all right and property, ठीक है, ये तो बात की बात है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, इसे डिटेल में समझते हैं। अगेन फार्म था 100 एकड़ का, ये है सुगम, ये है अगम, ये है मिस्टर एक्स। ठीक है, सुगम के नाम पे प्रॉपर्टी थी लेकिन कंसिडरेशन दिया था अगम ने इस प्रॉपर्टी का, तो ये प्रॉपर्टी हो गई बेनामी। किसी को पता नहीं है, ये बात किसी को पता नहीं है अभी कि ये प्रॉपर्टी बेनामी है। कुछ सालों बाद लगा कि भैया ये 1 CR की प्रॉपर्टी थी, कि भैया ये प्रॉपर्टी बेच देनी चाहिए, तो क्या किया, ये ओनरशिप तो सुगम के पास थी,
ओनरशिप सुगम के पास थी और कैश अगम ने दिया था, राइट। ओनरशिप सुगम के पास थी, कैश अगम ने दिया था। तो अभी क्या हुआ, उसको लगा कि प्रॉपर्टी बेच देनी चाहिए। सेक्शन 24 का नोटिस आया नहीं अभी तक के, तो उन्होंने उठा के प्रॉपर्टी बेच दी मिस्टर एक्स को। ठीक है, मिस्टर एक्स ने 1 करोड़ रुपीस दे दिया। ठीक है, मिस्टर एक्स को तो पता ही नहीं, ओनरशिप मिस्टर एक्स के नाम से ट्रांसफर हो गई। समझ रहे हो, प्रॉपर्टी बेनामी थी सुगम के नाम पे, सुगम ने उठा के एक्स को बेच दी, कंसिडरेशन में 1 करोड़ रुपया मिला, 1 करोड़ अगम को उसने दे दिया, मैटर सॉल्व। ठीक है, अगम ने 1 करोड़ दिया था, उसको 1 करोड़ मिल गया, सुगम ने ओनरशिप मिस्टर एक्स को दे दी, कुछ पता ही नहीं चला। ये सब ट्रांजैक्शन हो गया था मेरा 1 जनवरी को। अब 30 जनवरी को नोटिस आया सेक्शन 24 का कि भैया ये प्रॉपर्टी बेनामी है। उसने इसको भी नोटिस दिया क्योंकि ये तो ओनर है। अब भैया मिस्टर एक्स बोले यार इसमें मेरी क्या गलती है ना, उसने तो बेचारे ने 1 करोड़ रुपया दे दिया ना इस प्रॉपर्टी के ओनर को, सुगम को। अब वो अगम के पास जाए, अब इन दोनों के कुकर्मों की सजा, इन दोनों ने जो झोल किया है उसकी सजा मिस्टर एक्स क्यों भुगते? बिल्कुल नहीं भुगतनी चाहिए, है ना, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने इसमें लिख दिया कि जो भैया हम कॉन्फिस्केशन और इन सब की बात कर रहे हैं ना, इन सब की बात कर रहे हैं ना, तो वो इस प्रॉपर्टी पे नहीं लगेगी जिसमें वो प्रॉपर्टी बिक चुकी है फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। ठीक है, मतलब कि सेल इन गुड फेथ, जिसे हम बोलते हैं ना सेल इन गुड फेथ, उसमें हमने प्रॉपर्टी बेच दी मिस्टर एक्स को, एंड मिस्टर एक्स शुड नॉट सफर एंड ही विल नॉट इवन सफर। तो फिर भैया करे क्या? इन्होंने तो गफला किया है अगम सुगम ने, इनको तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो बिक चुकी है मिस्टर एक्स को। तो बोल रहे कि भैया हम मिस्टर एक्स से कुछ कर नहीं सकते, तो हम प्रॉपर्टी को भी कुछ नहीं कर सकते, मिस्टर एक्स को भी कुछ नहीं कर सकते। तो मिस्टर एक्स और प्रॉपर्टी ये दोनों भी हो गए पिक्चर से बाहर। तो भैया हम कॉन्फिस्केशन किसका करें बताओ? अब तुम्हें प्रॉपर्टी की अगर डेफिनेशन याद है, ठीक है, ये बुक में लिखा नहीं और बहुत कम टीचर पढ़ाएगा, मैं पढ़ा रहा हूं। अगर तुम्हें प्रॉपर्टी की डेफिनेशन याद है, पीछे जाके देखो, उसमें एकदम एंड में लिखा है कि इफ द प्रॉपर्टी इज कन्वर्टेबल, तो जो उसका कन्वर्टेड फॉर्म होगा उससे हम प्रॉपर्टी मानेंगे। ये प्रॉपर्टी कन्वर्टेबल थी, हाँ थी। किस में कन्वर्टेबल थी? ये थी 1 करोड़ के कैश में कन्वर्टेबल, राइट। अब ये प्रॉपर्टी तो नहीं रही, लेकिन ये कैश तो है ना अगम के पास, है ना, ये 1 करोड़ का कैश और बैंक बैलेंस जो भी है वो तो है ना अगम के पास। तो हम अब इस 1 करोड़ को कॉन्फिस्केट कर लेंगे, मतलब ये फिर 1 करोड़ पे प्रोसीडिंग करेंगे। समझ रहे हो? मान लो अगम ने 1 करोड़ मिला, अगम ने 1 करोड़ की एक यॉट ले ली, ठीक है, शौकीन इंसान था, यॉट ले ली, स्पेलिंग पता नहीं सही है कि नहीं, बट माइंड मत करना, एक यॉट ले ली, बोट ले ली 1 करोड़ की। तो फिर से इसका बना 1 करोड़ रुपए कन्वर्टेबल फॉर्म, और इस प्रॉपर्टी का बन गया यॉट कन्वर्टेबल फॉर्म। हम यॉट को सीज कर देंगे, यॉट को कॉन्फिस्केट कर देंगे। समझे? मतलब कि जो गुड फेथ में सेल होगा, जो बंदा गुड फेथ में परचेस करेगा, विच इज मिस्टर एक्स, हम उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 स्टार मार्क करके रखना। वेयर एन ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन हैज बीन मेड ऑल द राइट, जब कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर दे दिया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में, तो उस प्रॉपर्टी के जितने भी राइट्स है, ठीक है, जितना भी टाइटल है, शैल लाई विद सेंट्रल गवर्नमेंट विच विल बी फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंसेस, मतलब उसके ऊपर किसी का राइट नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, और उसके लिए कोई कंपेंसेशन भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मान लो ये प्रॉपर्टी ऐसी कॉन्फिस्केट हो जाती, सेल नहीं होती, सुबह आके बोलता भैया कंपेंसेशन तो गवर्नमेंट ने मेरी प्रॉपर्टी ले ली, उन्होंने बोल दिया नहीं, बेनामी थी, तुमने गलत किया, ये प्रॉपर्टी अब मेरी हुई, हम इसका पैसा नहीं देंगे। एनी राइट ऑफ एनी थर्ड पर्सन क्रिएटेड इन सच प्रॉपर्टी विद अ व्यू टू डिफीट द प्रोविजन शैल बी नल एंड वॉइड। अब क्या हुआ ना, सुगम और अगम दोनों बहुत होशियार थे, उन्होंने मिस्टर एक्स को इन्वॉल्व किया, और कुछ तो भी ऐसी चक्कर चले जिस वजह से उन्होंने जो ये प्रोविजन था इसे डिफीट करने की कोशिश की। लेकिन अगर गवर्नमेंट को पता चल गया कि भाई तुम खिचड़ी बना के कुछ डिफीट करने की कोशिश कर रहे हो, किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहे हो, तो बोलेंगे हम मिस्टर एक्स का भी राइट उस पर से खत्म कर देंगे। ठीक है, मिस्टर एक्स पिछले वाले एग्जांपल से कनेक्ट मत कर लेना, ऐसे ही मिस्टर वाई जो भी है, कुछ अगर आपने उल्टा सीधा किया, लॉ से बचने की कोशिश की, तो वो बोल रहे हैं हम उसका भी राइट खत्म कर देंगे। ठीक है, shall be null and void where
नो ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन इज मेड अपॉन द प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट अटेन फिनैलिटी, नो क्लेम शैल लाई अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब हम देखते हैं रूल 6 ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन रूल्स 2016। सब रूल 1, वेयर एन ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 27, ऊपर ये देखे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पास करेगा, हैज बीन मेड, द एए शैल सेंड द कॉपी टू ऑथराइज्ड ऑफिसर। जब हमने व्हाट डू वी से कन्फिस्केशन का ऑर्डर पास कर दिया, वो उसकी कॉपी भेज देगी ऑथराइज्ड ऑफिसर को। सब रूल 2, ठीक है। अब उन्होंने सब रूल 2 जो है ना उसे डिवाइड कर दिया है। ओके, तो रूल 6 बहुत बड़ा टेक्स्ट था, तो मैंने उसके लिए उसका आपके लिए समरी वर्जन बना लिया। इसमें हम जल्दी जल्दी समझ लेंगे, वीडियो पॉज करके अच्छा लगे तो बुक में भी ड्रॉ कर लो। तो कॉन्फिस्केशन जिस भी प्रॉपर्टी का होगा, या तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी या तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। दोनों के लिए अलग अलग रूल्स बनाए हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या करना होगा, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को हम नोटिस दे देंगे कि भैया ये जो प्रॉपर्टी है इसका रजिस्ट्रेशन शुड बी ट्रांसफर्ड। देन क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जिस डिपार्टमेंट के अंदर आता है उस डिपार्टमेंट को हम नोटिस दे देंगे कि भैया ये प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर करवा दीजिए, ये प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर रहे हैं। सेकेंड, जहां पे भी वो प्रॉपर्टी है हम उस पर नोटिस लगा देंगे। मान लो अगर घर है तो घर की कंपाउंड वॉल के या गेट के ऊपर हम नोटिस लगा लेंगे इन इंग्लिश एंड इन वर्नाक्युलर लैंग्वेज की नोटिस स्टेटिंग दैट दिस प्रॉपर्टी इज कॉन्फिस्केटेड। या फिर अगर एक ऐसी प्लॉट है तो वहां पे एक हम ऐसा बैनर काइंड ऑफ लगा देंगे, बोर्ड लगा देंगे, बिल बोर्ड काइंड ऑफ, जिसमें हम लिख देंगे कि ये प्रॉपर्टी जो है ये कन्फिस्केट कर चुके हैं। उसके बाद में प्रोक्लेमेशन, ठीक है, मतलब कि हम उस एरिया में सबको बताएंगे। वो पहले होता था ना, ड्रम बजाते थे, सुनो सुनो सुनो, ऐसे ऑर्डर जो भी किंग का पास होता था, जो भी अनाउंसमेंट होती थी वैसे करते थे। तो बोल रहे कि आप वैसी या तो ड्रम बजा के बाय बीट्स ऑफ ड्रम या फिर कोई और दूसरे वे में उसे प्रोक्लेम कर दो कि मतलब सबको बता दो कि ये जो प्रॉपर्टी है भाई हम इसे कन्फिस्केट कर चुके हैं। ठीक है, ये इसलिए करते हैं ताकि कोई भी वो जो ओनर है उस किसी के साथ फ्रॉड ना कर सके। ठीक है, अगर सबको पता चलेगा कि प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर चुके हैं तो फ्रॉड कर नहीं पाएगा, क्योंकि फिर वो प्रॉपर्टी कोई खरीदेगा नहीं। ठीक है, तो ये रूल्स है इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। अब हम मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में देखते हैं क्या रूल्स है। छोटा सा है, पहले तो भैया वो मूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी कस्टडी में है उसे नोटिस दे दो। अगर स्टॉक है तो भैया स्टॉक जिसके पास है उसे नोटिस दे दो। अगर ओनर के पास ही है तो ओनर को नोटिस दे दो कि भैया इसे हमें कॉन्फिस्केट करना है। अगर मेरा स्टॉक गोडाउन में रखा है, किसी वेयर हाउस में रखा है, तो वेयर हाउस ओनर को दे दो नोटिस। अगर वो कस्टम पोर्ट पे रखा है तो हम कस्टम डिपार्टमेंट को नोटिस दे देंगे। जिसके भी पास है उसे हम नोटिस दे देंगे कि भैया इसकी कस्टडी हमें चाहिए, हम इसे कॉन्फिस्केट कर रहे हैं। सेकेंड चीज बोल रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी है अगर वो ऐसी है कि जो जल्दी खराब हो जाएगी, वेजिटेबल्स है मान लो, या फिर मान लो दूध है 2 दिन बाहर रखा फट जाएगा, वेजिटेबल्स 3-4 दिन बाहर रखे खराब हो जाएंगे, तो अगर विच इज स्पीडी एंड नेचुरल डीके अपने आप खराब हो जाएंगे तो उस प्रॉपर्टी को उठा के हम बेच देंगे। या फिर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसको मेंटेन करने का खर्चा हमें ज्यादा लग जाएगा रेदर देन इट्स वैल्यू, मतलब कि अगर मैं बेचने जाऊंगा तो 100 रुपए में बिकेगी लेकिन उसको मेरे को जेब से 200 रुपए लगाने पड़ रहे हैं। अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है तो भी उसे हम राइट अप फ्रंट उठा के हम उसे बेच देंगे और उसका जो भी कैश आएगा, सेल प्रोफिट जो भी आएगा उसे हम बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। अब इन्होंने यहाँ पे बोला है कि रिजर्व बैंक होनी चाहिए, सब एसबीआई होनी चाहिए या फिर कोई नेशनलाइज होनी चाहिए, तो वो सब फालतू की चीजें आप पढ़ लेना, कुछ तो खास नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें 2 प्रोविजो है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में, मूवेबल प्रॉपर्टी में उन्होंने 2 प्रोविजो दिए हैं कि भैया अगर मान लो जो प्रॉपर्टी का ओनर है वो बोल रहे हैं कि आप मेरी कॉन्फिस्केट जो प्रॉपर्टी है, मान लो 1 CR की प्रॉपर्टी है, कोई वेजिटेबल्स ही है मान लो, या फिर मान लो कोई कार है। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि आप भैया मेरी कार कॉन्फिस्केट मत करो, बहुत प्यारी है मुझे मेरी कार, आई लव माई कार, ऐसे कुछ बोल रहा है, मैं जाने नहीं दे सकता। तो हम बोले ठीक है, तेरी कार तू रख ले, तू हमें 1 करोड़ की FDR दे दे। ठीक है, FD कोई नेशनलाइज बैंक में करा के उसकी रिसीट तू हमें दे दे तो हमें शांति मिल जाएगी, तेरी 1 करोड़ की असेट हमारे पास में है, कार तू रख ले, हमें 1 करोड़ का कैश दे दे, वो कैश नहीं सॉरी FDR की रिसीट दे दे, हम उसमें भी खुश हैं। और दूसरी चीज बोल रहे हैं वो सेकंड प्रोविजो है कि अगर प्रॉपर्टी ऐसी है विच इज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कन्वेयंस से रिलेटेड है तो उसकी जो वैल्यू है शुड बी डन बाय मोटर लाइसेंसिंग अथॉरिटी। उसका जो वैल्यूएशन होगा
शुड बी डन बाय मोटर लाइसेंसिंग अथॉरिटी। और उस केस में भी अगर ओनर को एफडीआर देना है, ट्रक ड्राइवर है मान लो, तो उसे एफडीआर देना है तो वो एफडीआर दे दे और अपने प्रॉपर्टी अपने पास ही रखे। ओके, देन वो आखिरी के 3 इसमें चीज बोल रहे हैं, कॉस्ट टू डिपॉजिट प्रॉपर्टी कंटेनिंग कैश, गवर्नमेंट और अदर सिक्योरिटीज, बुलियन, ज्वेलरी इन द लॉकर इन द नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से हम एक लॉकर लेंगे और उस लॉकर में कैश, बुलियन, ज्वेलरी, अगर ये सारी चीजें तो वहां रखेंगे। एंड इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट एज द केस में बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या उसकी सब्सिडरी या कोई नेशनलाइज बैंक में हम रखेंगे। ठीक है। कॉस्ट टू गेट प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स और इंस्ट्रूमेंट, अगर ये सारी प्रॉपर्टी है तो इट शुड बी ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। इश्यू और डायरेक्शन टू द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज द केस में भी, अगर हम बैंक अकाउंट किसी का अटैच करें तो हम बैंक को इंस्ट्रक्शन देंगे कि भैया इसका जितना भी पैसा है वो सब एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अभी एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है ये हम देखेंगे शॉर्ट में। अगर मैं आपको अभी बताऊं तो एडमिनिस्ट्रेटर वो है जो कन्फिस्केशन के बाद आपकी प्रॉपर्टी की देखरेख करेगा। ओके, वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर। सेक्शन 28 मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज कन्फिस्केटेड। तो अभी हमने देखा कि रूल 6 में देखा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कैसे होगी, मैंने मिटा दिया, जादू। ठीक है। उसके बाद में अब हम देख रहे हैं कि कन्फिस्केशन होने के बाद उसका मैनेजमेंट कैसे होगा। मैनेजमेंट कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेटर। द एडमिनिस्ट्रेटर शैल हैव पावर टू रिसीव एंड मैनेज द प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू विच the order of confiscation has been made and it should be managed in accordance with rule 7 and 8. उसके बाद में वो बोल रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस देती है एडमिनिस्ट्रेटर को, एडमिनिस्ट्रेटर ने वो भी फॉलो करनी चाहिए। अब हम डायरेक्ट रूल पढ़ते हैं, क्या लिखा है रूल 7। रूल 7 बोल रहा है कि जो भी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर रहे हैं उसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कर दो कि भैया यही प्रॉपर्टी हम कॉन्फिस्केट कर रहे हैं, और मतलब उससे जितने भी रिलेटेड फिर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो सब कुछ बहुत अच्छे से होना चाहिए। एक मिनट, सॉरी मैं बस चेक कर रहा था वीडियो शुरू किया कि नहीं किया रिकॉर्डिंग। ओके, एंड रूल 8, रूल 8 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसे पूरा पढ़ेंगे। रूल 8 ऑफ BTPR 2016 prescribes the following. Sub rule 1, where the property confiscated is of nature that its removal from the place of attachment is impracticable or its removal involved expenditure out of proportion to the value of property. मतलब कि वो प्रॉपर्टी ऐसी है कि उसे हम वहां से निकाल नहीं सकते। मान लो किसी का वाटर पार्क है, ठीक है, वाटर पार्क बना के रखा है, उसमें 50 करोड़ का पूरा इन्वेस्टमेंट करके स्लाइड लाइट सब 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 स्विमिंग पूल वगैरह सब बना के रखा है। वाटर पार्क 50 करोड़ का वाटर पार्क हम वहां से निकाल तो सकते नहीं, इम्प्रैक्टिकल है। ठीक है, और अगर निकालने जाए भी तो उसके रिमूवल का कॉस्ट हमें 50 करोड़ से ज्यादा लग जाए। ठीक है, तो इस केस में बोल रहा है वो कि एडमिनिस्ट्रेटर शाल अरेंज फॉर द प्रॉपर मेंटेनेंस एंड कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी एट द प्लेस ऑफ इट्स अटैचमेंट। कि भैया वो वाटर पार्क जहां पे है एडमिनिस्ट्रेटर ने वहीं पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट करे कि वहीं पे उसकी मेंटेनेंस हो जाए, उसको लेके अपने वेयर हाउस में ना लाए। ओके, इफ द प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कंसिस्ट ऑफ कैश, गवर्नमेंट अदर सिक्योरिटीज, बुलियन, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल तो बोल रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर शैल डिपॉजिट देम फॉर अ सेफ कस्टडी इन नियरेस्ट गवर्नमेंट ट्रेजरी और ब्रांच ऑफ आरबीआई या फिर कोई एसबीआई या उसकी सब्सिडरी या नेशनलाइज बैंक, वहां पे कहीं डिपॉजिट कर दे। सब रूल थी, द एडमिनिस्ट्रेटर शाल मेंटेन अ रजिस्टर कंटेनिंग द डिटेल्स इन फॉर्म नंबर 1, मतलब कि उसमें सारी डिटेल्स रहेगी कि उसने क्या क्या अटैच किया, कब कब किया, उसकी वैल्यूएशन क्या था। सब रूल 4, द एडमिनिस्ट्रेटर शाल ऑब्टेन अ रिसीट फ्रॉम द ट्रेजरी और बैंक, जहां पे वो बिलियन एंड कैश वगैरह सब डिपॉजिट कर रहा है तो उसको कोई प्रूफ तो लेगा ना। ठीक है, मान लो मैंने 3 किलो या फिर 3, 4, 5, 10 बुलियन बैंक में जमा कर दिए, एसबीआई में 10 बुलियन जमा कर दिए और मेरे को एसबीआई ने रिसीट ही नहीं ली, मैंने रिसीट ही नहीं ली, मेरे पास एविडेंस क्या रहेगा कि मैंने एसबीआई में बुलियन जमा किए, तो मैं उससे एविडेंस के तौर पर रिसीट लूंगा और इस रिसीट को संभाल के रखूंगा। सब रूल 5, द एडमिनिस्ट्रेटर शाल मेंटेन अ रजिस्टर कंटेनिंग डिटेल्स इन फॉर्म नंबर 2 of this rule regarding entries in respect of property other than properties referred to in sub rule 2, मतलब कि जो कैश, बुलियन, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अदर वैल्यूएबल्स है उनका एक अलग लिस्ट और इसके अलावा जो भी है इसका एक अलग फॉर्म में हमें मेंटेन करना होगा, वैसी सारी डिटेल्स। देन रूल 9,
states that where the central government directs that the property vested in section 27 be disposed of, then the administrator shall arrange to dispose of the property in accordance with second schedule of income tax. जब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि भैया जो प्रॉपर्टी हमने कॉन्फिस्केट करी है इसे डिस्पोज कर दो, तो वो जो सेकेंड शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स 1961 है उसके अकॉर्डिंगली वो प्रॉपर्टी डिस्पोज होगी. अब सेक्शन 29, where an order of confiscation excuse me, where an order of confiscation under section 27 has been passed, the administrator shall proceed to take possession of the property. ठीक है, जब सेक्शन 27 में ऑर्डर पास कर दिया कि इसकी सारी प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केट कर लो, एडमिनिस्ट्रेटर जो अपने काम से लग जाएगा, जाके सबको बोलेगा कि प्रॉपर्टी लाके दो, प्रॉपर्टी लाके दो, प्रॉपर्टी लाके दो. ठीक है, या खुद जाके लेके आएगा उठा के. तो क्या बोल रहा है कि विद इन पीरियड ऑफ 7 days ऑफ द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस हु हैव द पोजेशन, वो बोलेगा कि मान लो कोई प्रॉपर्टी उसका पोजेशन मिस्टर एक्स के पास है, वो बोलेगा मिस्टर एक्स आपके पास 7 दिन है, 7 दिन के अंदर उसका पोजेशन मुझे दे दो, या 7 दिन से अंदर उसके पास आपका जो पोजेशन उसे आप सरेंडर कर दो. बी, अगर उसने 7 दिन में नहीं दिया तो क्या होगा, इन द इवेंट ऑफ नॉन कंप्लायंस टू द ऑर्डर रेफर्ड अबव, मतलब 7 दिन में उसने नहीं दिया, और इफ इन हिज ओपिनियन टेकिंग ओवर द इमीडिएट पोजेशन इज वारंटेड फॉर द पर्पस ऑफ फोर्सिबली टेकिंग ओवर द पोजेशन, रिक्विजिट द सर्विस ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर टू असिस्ट हिम. मतलब कि अगर वो 7 दिन में नहीं दे रहा तो क्या करेगा, गुंडा तो है नहीं, आदमी लेके जाएगा, वो पुलिस लेके जाएगा अपने साथ, ऑब्वियसली वो अपने साथ पुलिस लेके जाएगा और फोर्सिबली उससे ले लेगा. लेकिन इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर को ऐसा लग रहा है कि भैया उसने 7 दिन का भी वेट नहीं करना चाहिए, उसने आज के आज मतलब अभी के अभी जाके उसका पोजेशन ले लेना चाहिए उस प्रॉपर्टी का, बिकॉज ऑफ सम रीजन, एनी रीजन, तो अभी के अभी अपने साथ पुलिस ले जाके उसका पोजीशन ले सकते. अपीलेट ट्रिब्यूनल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल सेक्शन 30. गाइस मैं अपीलेट ट्रिब्यूनल में सारी चीजें कवर नहीं करूंगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिपीटेटिव इन नेचर और वो सिंपल जस्ट पढ़ने से आपको समझ आ जाएगा, उसमें कोई लॉजिक या कोई प्रोविजन वगैरह कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. तो आई वुड प्रेफर टू स्किप ऑल दीज सेक्शंस. इंपॉर्टेंट सेक्शन है 2, एक सेक्शन 46 वो हम कवर करेंगे और एक सेक्शन की एक लाइन वो हम कवर करेंगे. ओके, सो डायरेक्टली कम टू सेक्शन 40. पहले प्रोसीजर्स एंड पावर्स ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसमें लास्ट सेकंड पैराग्राफ बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी कंसीडर्ड एज इक्विवेलेंट टू डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट. मतलब जो सिविल कोर्ट का ऑर्डर होता है उसके इक्विवेलेंट हम अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर कंसीडर करेंगे. एंड इस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन जो है ना वो अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं करेगा कभी. सो मान लो अपीलेट ट्रिब्यूनल है मुंबई में, ठीक है, केस चल रहा है मेरे होम टाउन अमरावती का. ओके, तो इसने यहां के अपीलेट ट्रिब्यूनल में कोई जजमेंट दिया, ठीक है, तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ये मेरा जो अमरावती का सिविल कोर्ट है उसे अपना ऑर्डर पास करेगा, उसे अपना ऑर्डर ट्रांसफर करेगा. अपीलेट ट्रिब्यूनल पहले अपना ऑर्डर सिविल कोर्ट को ट्रांसफर करेगा. अमरावती का सिविल कोर्ट वो सिविल कोर्ट जहां पे उसका जुरिस्डिक्शन है, और सिविल कोर्ट फिर अपने अकॉर्डिंगली उसको उस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन करेगा. ठीक है, एग्जीक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की नहीं है, वो अपना ऑर्डर पास करके सिविल कोर्ट को देता था, फिर सिविल कोर्ट अपना एग्जीक्यूशन करता बैठे. ठीक है, देन डायरेक्टली कम टू सेक्शन 46, अपील्स टू अपीलेट ट्रिब्यूनल. कब हम अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपील कर सकते हैं और कब हमें करना चाहिए, इस चीज को मैं 2 बार पढ़ाऊंगा. एक बार अभी सुन लो और फिर जब हम हाई कोर्ट कर लेंगे तब हम पूरा अपील्स का एकदम पहले से सेक्शन 24, 26, 46 देखते हुए वापस आएंगे. लेकिन अभी एक बार सुन लो. एनी पर्सन इंक्लूडिंग द इनिशिएटिंग ऑफिसर एग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में प्रेफर एन अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल. 2 ही लोग हो सकते हैं, या तो जो बेनामीदार है वो लोग, वो वाला पार्ट, या तो डिपार्टमेंट जो कि इनिशिएटिंग ऑफिसर. अगर दोनों नाखुश है अथॉरिटी के ऑर्डर से तो वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपना अपील फाइल करे. कब तक अपील फाइल करनी है, विद इन अ पीरियड ऑफ 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी. लेकिन वो बोल रहे हैं कि मान लो अगर आप 45 days के अंदर पास अपील जो है वो फाइल नहीं कर पाए तो यू कैन फाइल इट आफ्टर 45 days. अब कितना आफ्टर ये उन्होंने डिफाइन नहीं किया. ठीक है, उन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में बोल दिया कि 45 days में आप अपील फाइल करो. सेकेंड पैराग्राफ में उन्होंने बोल दिया कि 45 days प्लस
अनलिमिटेड नंबर ऑफ डेज, उन्होंने कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाई नहीं करी, बाद में करना है कितना भी बाद में कर लो, बट there should be it should be satisfied that the appellate was prevented by sufficient cause for filing the appeal in time. मतलब कि there should be a sufficient cause कि जिस वजह से जो अपीलेट है वो अपीलेंट जो है वो 45 डेज के अंदर अपील फाइल नहीं कर पाया, अगर सफिशिएंट कॉज है तो 45 डेज के कितने भी बाद तक के आप अपील फाइल कर सकते हो। रेरा में इसके अगेंस्ट था, रेरा में था कि ऐसा स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम था प्लस 60 डेज के अंदर या फिर प्लस 45, उसने जो एक्सटेंशन था ना उस पर भी लिमिट लगा के रखी थी, यहाँ पे उस पीरियड के एक्सटेंशन पे लिमिट नहीं है। ओके, तो वहां पे लिखो सेकंड पैराग्राफ में ऐसा ब्रैकेट जैसा मैंने लिखा है ना, अब दिख रहा हो वहां पे साइड में ऐसा 45 प्लस नो टाइम लिमिट, ठीक है, याद रहेगा। An appellate tribunal, while deciding an appeal, shall have power to determine the case finally. उसके बाद में take additional evidences or to require any evidences to be taken by adjudicating authority where the adjudicating authority has refused to admit the evidence. अगर कोई ऐसा एविडेंस है जिसे adjudicating authority ने एविडेंस नहीं माना था या उसे देखा नहीं था तो वो हम अपीलेट ट्रिब्यूनल में प्रेजेंट कर सकते हैं। सी to require a document to be produced or any witness to be examined for the purpose, ठीक है, कोई नए विटनेस को बुला सकते हैं। इस सेक्शन 46 को ना स्टार मार्क करके रखना, एक छोटा सा अमेंडमेंट था वो हम कवर करेंगे, ठीक है, सेक्शन एक बार पढ़ लेते हैं फिर छोटा सा फालतू सा अमेंडमेंट है वो कवर करेंगे। दी टू फ्रेम इश्यूज which appear to appellate tribunal essential for adjudication of case and refer them to adjudicating authority। मान लो कोई बड़ा केस डिस्कस हो रहा है, उसमें एक छोटा सा इश्यू निकला, अब वो लग रहा है, उनको लग रहा है कि ये केस जब तक इश्यू सॉल्व नहीं होता केस आगे ही नहीं बढ़ सकता, तो वो जो इश्यू है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रेफर कर देंगे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उस पर डिसाइड करेगी और फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल को बताएगी। उसके बाद में फिर ई टू पास फाइनल ऑर्डर और अफर्म वेरी और रिवर्स एन ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पास्ड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड पास सच ऑर्डर एज इट इज नेसेसरी, कि मतलब या तो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया उसके ऊपर वैसा का वैसा रहेगी, ठीक है, वो बोलेगी जो उसका ऑर्डर था सही था, या उसे रिवर्स कर देगी, तीसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। द अपीलेट ट्रिब्यूनल एज फार एज पॉसिबल may hear and finally decide the appeal within a period of 1 year from the last date of month, ठीक है, in which the appeal was filed। अपील फाइल हुई थी 5 Jan 2020 को, उसमें वो बोल रहे हैं कि आप 31 Jan 2021 तक में भी केस आप सॉल्व कर दो। 31 Jan कैसा है, इसका लास्ट डेट ऑफ मंथ 31 Jan 2020, वहां से 1 ईयर में आप केस सॉल्व कर दो, अपना जजमेंट दे दो। अब रूल 10 पढ़ लेते हैं, इससे रिलेटेड है। द अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 46 शैल बी फाइल्ड इन फॉर्म नंबर 3। उसके बाद में वो बोल रहे हैं जब भी आप अपील फाइल करो तो 10,000 रुपए का डिपॉजिट करना होगा एज अ फीस। द अपील शैल सेट फोर्थ कंसिस्टेंटली एंड अंडर डिस्टिंक्ट हेड कि भैया कौन से ग्राउंड्स पे हमें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑब्जेक्शन है। जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने अपना डिसीजन दिया होगा ना तो उसने डिफरेंट ग्राउंड्स कंसिडर किए होंगे कि ये सारे ग्राउंड्स मतलब कि ये सारे व्हाट डू वी से, ये सारे अजम्पशंस या ये सारी चीजों को मद्देनजर, ये 5 चीजों के मद्देनजर, इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं ये जजमेंट दे रहा हूं। तो हमें बोलना होगा कि मुझे किस ग्राउंड से ऑब्जेक्शन है, मुझे ये ग्राउंड सही लग रहा है, ठीक है, मुझे इससे ऑब्जेक्शन है, मुझे इससे ऑब्जेक्शन है, मुझे इससे भी ऑब्जेक्शन है, तो मुझे बताना होगा कि मैं कौन से ग्राउंड के अगेंस्ट में ये अपील फाइल कर रहा हूं। उसके बाद में सबसेक्शन सब रूल 4 में वो बोल रहे हैं कि अगर आप 45 डेज के बाद में, ठीक है, जहां पे हमने लिखा था नो टाइम लिमिट, 45 डेज प्लस नो टाइम लिमिट लिखा था ना हमने, अगर उस केस में आप 45 डेज के बाद में अगर आप अपील फाइल कर रहे हो तो आपको क्या बोल रहा है, रेफर टू शैल बी अकम्पनीड बाय पिटीशन एंड क्वाड्रुप्लिकेट ड्यूली वेरीफाइड एंड सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स, कि उसमें आपको लिखना होगा कि 4 कॉपी देनी होगी, लिखना होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे कि रीजन क्या था जो आप 45 डेज के अंदर अपील फाइल नहीं कर पाए। ओके, इसमें एक अमेंडमेंट ये ऐसा है 46 में, उसमें उन्होंने सेकंड पैराग्राफ ऐड कर दिया, बेसिकली एक ऐसा एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 54A, ये 54A इन इटसेल्फ अमेंडमेंट है। अगर उसके अगेंस्ट में ऑर्डर, उसके अगेंस्ट अगर कोई जो 54A के अंदर ऑर्डर पास हुआ है उससे भी दुखी है, उससे भी एग्रीव्ड है, तो वो भी इसमें अपील कर सकता है। 54A क्या है?
54A क्या है, ये मैं पेनल्टी वाला सेक्शन है, ये मैं कवर नहीं करने वाला हूँ, काफी प्रोसीड्यूरल है। तो 54A फिर भी मैं बता देता हूँ। एनी पर्सन हु फेल्स टू कंप्लाई विद द समन अंडर सेक्शन 19 या फिर फेल्स टू फर्निश इन्फो अंडर सेक्शन 21, तो उसे हम 25,000 का फाइन लगा देंगे। ठीक है, अगर उसको लगता है कि भैया मेरे पे तो फाइन लगना ही नहीं चाहिए, मैंने कोई नॉन कंप्लायंस किया नहीं है, तो भी वो इसमें अपील कर सकता है अपीलेट ट्रिब्यूनल को। ओके, कमिंग टू सेक्शन 47, बहुत ही चिंदी सा अमेंडमेंट था, ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है 54A नया सेक्शन आया जो याद रख लेना। रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, सेक्शन 47, इसमें भी एक बहुत ही फुद्दू सा अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट क्या है, देखो पहले मैं पुराना वाला सेक्शन पढ़ता हूं। द अपीलेट ट्रिब्यूनल और द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अब इन्होंने बस एडजुडिकेटिंग को कट कर दिया। अब कैसे रीड आउट होता है, द अपीलेट ट्रिब्यूनल और द अथॉरिटी में in an order rectify any mistake apparent on the face of record, amend any order made by it under section 26 or under section 46 within a period of 1 year from the end of month in which such order was passed, from the end of month, ठीक है, in which such order passed। लेकिन वो जो मिस्टेक है वो अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड रहनी चाहिए, और सिर्फ दो ही सेक्शन के लिए बोल रहे हैं, सेक्शन 26 जिसमें अथॉरिटी अपना जजमेंट देती है और सेक्शन 46 जिसके अंदर अपीलेट ट्रिब्यूनल अपना जजमेंट देता है। ठीक है, सेक्शन याद नहीं होगी तो वहां पे लिख के रख लो, ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, सेक्शन 46 इज ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। नो अमेंडमेंट शैल बी मेड अंडर सबसेक्शन 1 इफ द अमेंडमेंट इज लाइकली टू अफेक्ट एनी पर्सन प्रीजुडिशियसली unless he has given his notice to do so and he has been given an opportunity of being heard। अगर किसी पार्टी को वो उस अमेंडमेंट की वजह से किसी बंदे को लॉस हो रहा है, उसका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, तो पहले तो उसे आप नोटिस दो, उस ऑर्डर को अमेंड करने के पहले जिसको लॉस हो रहा है उसे नोटिस दो, उसको सुनो, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो, वो क्या बोल रहा है उसकी बात सुनो, उसकी बात कंसिडर करो, उसके बाद आप ऑर्डर अमेंड करो। राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन हम कवर नहीं करेंगे, बहुत ही दूसरा सेक्शन है अपील टू हाई कोर्ट, ये हम देखते हैं, और इसी के बाद हम वो चार्ट देखेंगे बड़ा वाला, आप अपने बुक्स में ड्रॉ कर दें। सेक्शन 49 अपील टू हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में कौन जा सकता है, हु इज एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। सबसे पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसके ऊपर हाई कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एनी पार्टी अग्रीव्ड बाय डिसीजन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल मे फाइल एन अपील टू हाई कोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days, ऊपर एरो करके लिखो न्यूमेरिकल्स में 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन। अब वो बोल रहे सेकंड पैराग्राफ में कि हाई कोर्ट मे प्रेफर एन अपील आफ्टर 60 days बट देयर शुड बी sufficient cause which prevented from filing an appeal। उसके बाद में where the high court is satisfied that a substantial question of law, बॉक्स करो, question of law is involved, it shall formulate that question। अगर आपको पता है तो जो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और एक क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट फाइंड करने के लिए जो अपीलेट अथॉरिटी होती है, मतलब कि अपीलेट ट्रिब्यूनल, दैट इज हाईएस्ट अथॉरिटी। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के बेसिस पे आप केसेस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ सकते। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ओनली डील्स विद क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो अगर आपके केस में क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व, सॉरी गाइस मेरी बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल एरर रिकॉर्डिंग बीच में से बंद हो गई और मैं काफी आगे बढ़ गया था, बट लेट्स बिगिन अगेन। तो मैं डिस्कस कर रहा था क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो हाई कोर्ट जो है ये विल ओनली एंटरटेन माय क्वेश्चन ऑफ लॉ बिकॉज अपीलेट ट्रिब्यूनल विल बी माय हाईएस्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। अब फैक्ट क्या होता है, कोई प्रॉपर्टी है, मैं बोल रहा हूं उसका पैसा मैंने ही दिया, लेकिन वो बोल रही है कि इसका प्रॉपर्टी का पैसा तुझे किसी और ने दिया, विच इज बेनिफिशियल ओनर, इस वजह से डिस्प्यूट है, हम फैक्ट ही डिटरमाइन नहीं कर पा रहे। तो हाई कोर्ट बोलता है कि हाई कोर्ट मैं फैक्ट डिटरमाइन करने के लिए नहीं बैठा हूं, अपीलेट ट्रिब्यूनल ही फैक्ट डिटरमाइन करेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है विच इज एन इश्यू विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी क्वेश्चन और इश्यू विद इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी प्रोविजन एनी लॉ, अगर इंटरप्रिटेशन से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो हाई कोर्ट में हो, वो हाई कोर्ट वो केसेस देगा। तो ये यही बोल रहे हैं कि अगर कोई फैक्ट से रिलेटेड केस है तो यू कैन नॉट अपील इन हाई कोर्ट, लेकिन हाँ अगर कोई फैक्ट्स क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड अपील इन हाई कोर्ट। देन हाई कोर्ट विल आइदर रिवर्स द ऑर्डर, या फिर वो बोलेगा जो अपीलेट ट्रिब्यूनल ने पास किया उसे रिवर्स कर देगा या उसी पे रहेगा। ओके, देन
I was discussing this. I was about to discuss this summary. Okay, I hope you guys can see it properly. थोड़ा छोटा लिख दिया मैंने, बट ठीक है, दिख जाएगा फिर भी, HD पे करके देख लेना. सो सबसे पहले ये स्टार्ट होगा इनिशिएटिंग ऑफिसर. सबसे पहले कहानी शुरू होगी, प्रॉपर्टी है, इनिशिएटिंग ऑफिसर को लगता है कि ये बेनामी है. Initiating officer will refer it to adjudicating authority under section 24 and within 15 days. Okay, then adjudicating authority investigation करेगा और evidences बुलाएगा, लोगों को बुलाएगा, सब लोगों को नोटिस देगा. वो adjudicating अपने लेवल पे सारी इन्वेस्टिगेशन करेगा और within 1 year from the reference of section 24 वो अपना जजमेंट दे देगा, वो अपना ऑर्डर पास करेगा अंडर सेक्शन 26. फिर अब वापस उसने बोल दिया कि ये बेनामी है, मैं दुखी हो गया, मेरी प्रॉपर्टी, मैं बोला बेनामी नहीं है, मुझे दुख हुआ, आई एम अग्रीव्ड. तो मैं विद इन 45 डेज फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आई विल अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल. हाँ, लेकिन 45 डेज से मैं बाद में भी कर सकता हूं इफ आई हैव सफिशिएंट कॉज दैट आई वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम फाइलिंग द एप्लीकेशन. सेक्शन 46 में मैं अपीलेट ट्रिब्यूनल को मेरी अपील फाइल करूंगा एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल विल गिव द जजमेंट विद इन 1 year from the last date of the month in which appeal was filed. अगर 5th of January को अपील फाइल हुई होगी, 5th of January 2020 को अपील फाइल हुई होगी, तो उसका जजमेंट आएगा, लास्ट डेट रहेगी 31st of January 2021, लास्ट डेट ऑफ द मंथ. मैं अपीलेट अथॉरिटी के जजमेंट से भी खुश नहीं हूं, नाखुश हूं, आई एम अग्रीव्ड एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व. ठीक है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व. In that case, I can appeal to High Court within 60 days. लेकिन मैं 60 days के बाद में भी अपील करता हूं if I have sufficient cause to prove that कि मुझे अपील फाइल नहीं करने दिया और था अंडर सेक्शन 49. ठीक है, तो आप ये ड्रॉ कर दो एंड कीप दिस थिंग हैंडी. बहुत सारे सेक्शन एक ही जगह कवर है. ओके, तो गाइस इसके बाद के जो सेक्शंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा. सारे प्रोसीड्यूरल सेक्शंस है, मैं फटाफट निपटाता जाऊंगा, एक ही स्पेशल कोर्ट का. एंड उसके बाद एक और मैं छोटा सा लेक्चर डालूंगा फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेशन के ऊपर. दैट विल बी अ न्यूमेरिकल, जो हम पूरा न्यूमेरिकल देखेंगे. सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो एंड इफ यू लाइक द सेशन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और अगर आपको कोई डाउट्स आता है किसी भी चीज से रिलेटेड, मे बी इकोनॉमिक लॉ, बेनामी का या रेरा का या किसी कोई भी चैप्टर से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हो अपना डाउट, देयर आई विल आंसर. और यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम CA सुगम जाजू. आप वहां पे भी मुझे मैसेज करके डाउट पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे.